पिछले सीजन में लड़की ने भाई को धोखा देकर और एक लड़के के साथ चली जाती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस पार्ट में कुछ ऐसा होगा कि वो लड़की फिर से भाई के पास आएगी और डेट पर जाना चाहेगी। क्या उस लड़की का बॉयफ्रेंड ये अलाउ करेगा या नहीं? शुरुआत एक एल्डर के डायलॉग से होती है। वो कह रहा था कि ह्यूमैनिटी ने ड्रैगन्स के बिना भी मिस्ट्रीज बनाई है, पर एक और अल्टरनेट वर्ल्ड में ड्रैगन्स हर जगह दिखते थे। उनकी जनरेशंस, उनके सैक्रिफाइसेस सब एक कहानी की तरह जिंदा है, लेकिन जमीन के अंदर दबा दिए गए। उसने साथ ही ये भी कहा कि आज के बच्चों के लिए ड्रैगन्स अभी भी सिर्फ एक फैंटेसी है। उनके दिल में उम्मीद जगी रहे, इसलिए उनको दुखी करना जरूरी नहीं। एल्डर के लिए ड्रैगन्स एक ऐसी पैशन वाली जर्नी थे जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल के लायक है। सीन कट होता है मिंग फाई के कमरे पर। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा होता है, आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी। स्क्रीन पर टैप टैप करते हुए कहता है, क्या तुमने किसी अननोन ड्रैगन का पता लगाया है? दिन के उजाले में वो कहाँ छुपते हैं? उसी वक्त वो अपने सिस्टम में क्लिक करके कुछ टेस्ट करता है और बोलता है, तुमने यार्निंग का इस्तेमाल किया है? मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि यार्निंग एक ही बार काम आता है और उसे करने के लिए मैंने अपनी लाइफ का एक हिस्सा रिस्क पर डाला था। तभी पीछे से आवाज आती है। मिंग की आंटी गुस्से में चिल्लाती है, नीचे जाओ और सॉसेज का एक पैकेट ले आओ, और हाँ, कुछ प्याज भी। देख लेना डिलीवरी करते हैं या नहीं। मिंग थोड़ा हंस के बोलता है, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। जैसे ही वो उठा, उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। मैसेज था, रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम्हारा बर्थडे 17 जुलाई है। आज तुम 19 साल के हो गए हो। एकेडमिक कमेटी की तरफ से तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और नॉर्मा। मिंग एक पल के लिए रुकता है। ओह, सही याद दिलाया, आज तो मेरा बर्थडे है। फोन में तुरंत एक और मेल आता है, जिहांग का, हैप्पी बर्थडे ब्रो। मिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ये मुझे वीचैट पर कब से फॉलो करने लगा, स्ट्रेंज। और उसके बाद एक और मैसेज पॉप होता है, एक लड़की का। मैसेज पढ़ते ही मिंग के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उस लड़की का ख्याल उसके मन में घूमने लगता है। लड़की का नाम था चेन वैन वैन। उसने लिखा था, आज सुबह 10:30 बजे लिटरेचर क्लब के मेंबर्स पिज्जा हाउस में मिल रहे हैं, अगर तुम्हें मैसेज मिले तो आ जाना। मिंग थोड़ा डाउट में था, फिर बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। रिलैक्स करते हुए उसने डिसाइड किया कि चलो कल की टेंशन भूल के थोड़ा चिल किया जाए। लेकिन उसकी आंटी फिर गुस्से में आ गई। मिंग फाई, तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारे अंकल ने टॉयलेट सीट तोड़ दी है। हार्डवेयर शॉप से एक नई ले आना, और वापस आते हुए मूली, प्याज सब ले आना। शाम 4:30 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। रात को डिनर में तुम्हारे कजिन मिंगजे की अब्रॉड स्टडीज की पार्टी है। अब जल्दी करो। मिंग ने बस एक साई ली और भाग गया घर से। सिटी के लोग अपनी जॉब की तरफ रश कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी जमीन हिली, एक अर्थक्वेक। ट्रेन स्टेशन की बिल्डिंग हिलने लगी। लोग पैनिक में चिल्लाने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? फोरकास्ट तो ऐसा नहीं था। स्टेशन धीरे धीरे गिरने लगता है। कुछ लोग भागने की कोशिश में गिर जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। बीच में एक लड़की को दिखाया जाता है जो तेजी से भाग के बच जाती है। थोड़े ही पलों में पूरा स्टेशन डेब्रिस में तब्दील हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कैसल कॉलेज। एक सीक्रेट रूम के अंदर कुछ ऑफिशियल्स बैठकर अर्जेंट डिस्कशन कर रहे होते हैं। उनमें से एक ने एनवेलप उठाया और बोला, बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है, ये अर्जेंट है। मार्क्समैन नाम का बंदा जवाब देता है, सिंगो से सारी इन्फो खो दी गई है। ब्यूरो को ये डेटा चाहिए था। हमने डिटेल प्लान बनाया और सक्सेसफुल रिट्रीट भी कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फो वापस हेडक्वार्टर्स लाने वाले लोग रास्ते में फंस गए। ये सब देखने के लिए नॉर्मा एफआई सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है। नॉर्मा अर्थक्वेक साइट के विजुअल्स दिखाता है। एल्डर शॉक में बोलता है, ये तो ट्रेन स्टेशन है। ये तो मिंग फाई का होम टाउन है। मार्क्समैन एल्डर को बता रहा था, आज सुबह ही एक 3 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। उसने पूरा स्टेशन डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारे स्पेशलिस्ट जो ट्रेन का वेट कर रहे थे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। एल्डर ये सुनकर शॉक में आ गया। उसने टेंशन में पूछा, अब क्या करना होगा? मार्क्समैन ने काल्म रहकर जवाब दिया, स्कूल ब्यूरो ने 7 बजे तक का डेडलाइन दिया है। इन्वेस्टिगेशन टीम भेजनी ही होगी और अब टाइम कम है, तो हमें आसपास के ही लोगों को भेजना पड़ेगा। एल्डर ने फिर सीधा सवाल पूछा, कौन लोग? मार्क्समैन की आवाज में कॉन्फिडेंस था। 2 कैंडिडेट हैं, एक जिहांग और दूसरा लू मिंग फाई। दोनों के पास एब्सोल्यूट ब्लड लाइन एडवांटेज है और दोनों इस वक्त सिंगो में समर वेकेशन पर है। जिहांग अपने फोन की वाइब्रेशन से उठा। कॉल उठाया तो लाइन के उस पार प्रोफेसर की आवाज थी, अर्जेंट मिशन है, रैंक AS, तुम्हें शाम 7 बजे तक जरूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जिहांग थोड़ा हैरान जरूर हुआ, लेकिन सुनता रहा। प्रोफेसर ने और डिटेल दी। मिशन के लिए तुम्हारी और मिंग फाई की एक डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर दी गई है। तुम्हारा काम होगा मिंग फाई को सपोर्ट करना और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, समझे? जिहांग ने बिना वक्त गवाए अपनी कार उठाई और मिशन के लिए निकल पड़ा। उधर मिंग फाई डायरेक्ट घर से निकला और मिशन स्पॉट पर पहुंच गया, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड सीन हो गया क्योंकि वो घर से निकलते वक्त टॉयलेट सीट भी साथ ले आया था। लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। एक बंदा आगे आया और बोला, मिंग फाई, सब ठीक हो? ये तुम्हारे पास टॉयलेट सीट क्यों है? मिंग ने सीधा जवाब दिया, इस पे बैठना कंफर्टेबल होता है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। एक लड़की तो मजाक उड़ाकर बोल गई, अच्छा तो ये है फॉरेन यूनिवर्सिटी का लेवल। सबकी हंसी सुनकर मिंग थोड़ा एम्बैरेस्ड हुआ और तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गया। जैसे ही मिंग ने बाथरूम का दरवाजा खोला, सामने उसका पुराना क्लासमेट वैन वैन खड़ी थी। उसकी खूबसूरती देखकर मिंग एक पल के लिए खो गया। वैन वैन मुस्कुराई और बोली, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मिंग ने ऑकवर्डली जवाब दिया, हाँ सही कहा, वैसे मैं बाथरूम जा रहा हूँ। असल में वैन वैन मिंग के दोस्त मैंग फा की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए
मिंग एक्स्ट्रा ऑकवर्ड बिहेव कर रहा था। अंदर की तरफ मैंगफा और वेन वेन दोनों अपने बॉस से मिलकर एक्साइटेड दिख रहे थे। मिंग मन ही मन सोच रहा था, अभी तो एक सेमेस्टर हुआ है और मैं फिर से इन पुराने क्लासमेट्स के साथ फेस टू फेस आ गया। तभी मिंग के फोन में एक वॉइस मैसेज आया उसके दोस्त फिंगर का। हैप्पी बर्थडे ब्रो, डोंट वरी अबाउट गिफ्ट्स। मैं तेरे इतना करीब हूँ कि तुझे पैसों वाले गिफ्ट की जरूरत ही नहीं। मिंग मुस्कुरा दिया, कम से कम कोई तो मुझे याद करता है। तभी बाथरूम के अंदर से एक और ड्रामा अनफोल्ड होता है। मियाओ मियाओ, एक लड़की गुस्से में मैंगफा से कह रही होती है, उस लड़की का पीछा मत करो, तुम हमेशा उसे परेशान करते हो। मैंगफा डिफेंड करने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा तो ब्रेकअप हो गया है, इसमें क्या बचा है। मियाओ मियाओ थोड़ा इमोशनल हो गई, अगर फ्यूचर में हमारा ब्रेकअप हो गया तो तुम मेरे बारे में भी ऐसे ही कहोगे। मैंगफा तुरंत समझाता है, पागल हो क्या, मैं तुमसे ब्रेकअप करके अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता, न मैं शराबी बनूंगा न लूजर। मियाओ मियाओ फिर भी टेंशन में बोली, चुप करो, यहाँ लोग देख लेंगे, चल यहाँ से निकलते हैं। मैंगफा ने एग्री करते हुए कहा, ठीक है चलो पहले अच्छा खाना खाते हैं। मिंगफाई बाथरूम से बाहर आया, थोड़ा इरिटेट होकर बोला, यार ये सब पब्लिक में करो, मैं क्या मरा हुआ लगता हूँ। और वैसे तुम लोग चेन वेन वेन के बारे में बात कर रहे थे ना, उसका पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। बंदा लड़कियों में काफी पॉपुलर है और तुम अभी भी अपना केक भी खा रहे हो और उसके साथ गुलछर्रे भी उड़ा रहे हो। जा मैंगफा, मुझे तो कोई काम नहीं यहाँ। हाथ धोकर मिंगफाई बाहर निकला तो सामने मैंगफा उससे पिज्जा खाने को कह रहा था। तभी मियाओ मियाओ ने बोला, मैंने बहुत खा लिया है, वैसे भी मेरा वेट बढ़ गया है, अब मुझे कम खाना चाहिए। मैंगफा ने हंसकर कहा, तो ड्रिंक कर लो। ये देखकर वेन वेन का चेहरा उतर गया, उसे बुरा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों के साथ इतना फ्रेंडली हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैंगफा खड़ा हुआ और बोला, सब लोग इधर सुनो क्योंकि सब यहाँ हैं, मुझे कुछ अनाउंस करना है। उसने पॉकेट से एक छोटा सा रिंग बॉक्स निकाला और एक लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की शर्मा गई, ब्लश करते हुए आंखें झुका ली। वेन वेन ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैंगफा प्राउडली बोला, आज से तुम लोग ब्लू मियां मियां के पीछे मत जाओ क्योंकि हम दोनों की एंगेजमेंट हो रही है। उसके दोस्त खुश होकर चिल्लाए, बॉस वाह, अब समझे कि आज सबको क्यों बुलाया था, एकदम सही, पिक्चर लेते हैं। मिंगफाई ने ये सब देखा तो उसका पेशेंस टूट गया। वो जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड के सामने एंगेजमेंट अनाउंस करना, वो भी जानबूझकर। पूरा माहौल एकदम चुप हो गया। मैंगफा गुस्से में बोला, मिंगफाई ये तुम्हारा काम नहीं है। मिंग ने सीधा जवाब दिया, सही कहा, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन तुम खुद खुश हो सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के दिल के टुकड़े करते रहो। माहौल टेंस हो गया। मियाओ मियाओ ने बीच में बोलकर सीन नॉर्मल करने की कोशिश की, बस करो, याद है ना आज कौन सा दिन है, आज लड़ाई इस गड़े का मूड नहीं है। मैंगफा ने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, ठीक है वेटर बिल लाओ, आज रात मैं सबको इंगुओ क्यूजिंग खिलाता हूँ। वेटर बिल ले आया। मैंगफा ने हंसी के साथ कहा, लेकिन मिंगफाई तुम अपना बिल खुद चुका लो। उसका चमचा भी ताना मार के बोला, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मिंगफाई ने कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, मैं पूरा बिल चुका दूंगा, ये स्वाइप करो, मेरा एस रैंक कैसल कॉलेज स्टूडेंट ID कार्ड है, इसकी क्रेडिट लिमिट $1000 है। वेटर ने कार्ड स्वाइप किया और डिक्लाइंड। मिंगफाई हैरान रह गया, क्या ये कैसे, शायद सिग्नल खराब है, एक बार और ट्राई करो। वेटर ने दोबारा ट्राई किया, फिर से फेल। एक लड़की मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे क्या तुम बर्तन धोगे या टॉयलेट सीट साफ करोगे? सब हंसने लगे। वेटर ने पोलाइटली कहा, सर कोई और पेमेंट मेथड है? मिंगफाई घबरा गया, मेरे वीचैट में पैसा नहीं है। तभी एक कॉन्फिडेंट आवाज आई, मैं कैश में पे करूंगा। सबने मुड़कर देखा, एंट्रेंस पर चू जिहांग खड़ा था, स्टाइलिश, कॉम और एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी। उसने कैश निकाला और पूरा बिल क्लियर कर दिया। मिंगफाई उसे देखकर हैरान रह गया, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिहांग ने डायरेक्टली कहा, कॉलेज का अर्जेंट मिशन है और तुम्हारे लीड का इंतजार हो रहा है। बॉस, ये बॉस शब्द सुनते ही पूरा हॉल शॉक में आ गया। सबसे ज्यादा हैरान मियाओ मियाओ और मैंगफा थे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या चू जिहांग लू मिंगफाई का छोटा भाई है? जिहांग ने मिंग को देखा और कैलमली बोला, बॉस कार बाहर इंतजार कर रही है। मिंगफाई सबके सामने फ्लेक्स कर रहा था जैसे किंग हो। चलो चलते हैं, कहते ही जैसे ही वो निकलता है एक अजीब सी याद उसके दिमाग में फ्लैश होती है, टॉयलेट सीट वाली बात। हाँ वही सीट जो जिहांग ने उठाई थी। मिंगफाई के दिमाग में चुभन सी हुई, अरे जिहांग इतनी रिच फैमिली का लड़का, बिजनेसमैन के बेटा और टॉयलेट सीट उठाता है, ये क्या सीन था यार। दूसरी तरफ एक लड़की हैरान थी, सच में मिंगफाई ने जिहांग से टॉयलेट सीट उठवाई? यकीन नहीं हो रहा। सीन कट होता है बाहर, सब लोग अभी भी मिंगफाई को ही घूर रहे थे और मिंगफाई अपने मन में बोलता है, मेरी पूरी रेपुटेशन हमेशा भाई बहन ने संभाली, कभी तो मैं अपने लिए खुद खड़ा होना चाहता हूँ। उधर मैंगफा की जल भुन कर खाक होने वाली हालत थी। अगला सीन, जिहांग अपने भाई के लिए कार का दरवाजा खोलता है। ये देखकर सब दोस्तों का शॉक लेवल 100 पर पहुंच गया। ये जिहांग और मिंगफाई के लिए दरवाजा, नो वे। लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी लोगों के चेहरे देखने लायक थे, एकदम स्टनड। कार के अंदर में शुक्रिया बोला, थैंक्स भाई, आज मेरा साथ देने के लिए, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। जिहांग स्माइल करते हुए बोला, पैसे की टेंशन मत ले, कॉलेज ने एक अर्जेंट मिशन दिया है और तुम उसके इंचार्ज हो, मैं सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने आया हूँ। सो टुडे यू आर द बॉस। मिंगफाई का रिएक्शन फुल शॉक, मिशन, मैं, आर यू किडिंग? पर जिहांग सीरियस था। उसने बोला, मैं बाहर 10 मिनट तक तुम्हारी बातें सुन रहा था। मिंगफाई हैरान, 10 मिनट भाई, तू तो फुल नोटिस देता है। जिहांग अपनी बात कंटिन्यू करता है, स्कूल में सबको पता था तुम
तुम्हें चेन वेनवेन पसंद थी। तुमने छुपाने की कोशिश की पर वो तुम्हें इग्नोर करके सर्वेंट की तरह ट्रीट करती रही। अब भी तुम उसके साइड खड़े हो क्यों? मिंग फाई चुप, फिर धीरे से बोलता है, उसने मेरे साथ बुरा नहीं किया। मेरा उसे पसंद करना, उसका मुझे पसंद करना जरूरी नहीं है। पर जिहांग ने क्लियर कर दिया। मैंगफा इसलिए जलन में है क्योंकि वेनवेन पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसका हक समझता है। तुम्हें उसे ओपनली सपोर्ट करते देख उसके अंदर की ईगो जल रही है। बात हेवी हो गई थी। कार एक स्पॉट पर रुकी। जिहांग ने मिंग फाई को उतारा और खुद पलट गया। दूसरी तरफ सब अपने घर निकल गए थे पर एक ट्विस्ट था। जिहांग कार वेन वेन के पास रोकता है और कैजुअली बोलता है, चैन वेन वेन, लू मिंग फाई तुम्हें आज डिनर पे ले जाना चाहता है। उसने स्पेशल रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी कर रखा है। 6:30 शार्प। मैसेज भी भेज दिया था। तुम एक्सेप्ट करती हो? वे वैन थोड़ी शॉक पर रेडी हो गई। मैंगफा ये सुन के फुल जल गया और चैन वेन वेन डिनर के लिए तैयार भी। नेक्स्ट कट ये हाईवे सीन। मिंग फाई अपने मन में सोचता है, शुक्र है भाई मुझे छोड़ के नहीं गया, शायद मैं उसे गलत समझ रहा था। फिर जिहांग की तारीफ करता है, भाई तुम ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हो। जिहांग चिल मूड में बोलता है, डैडी ने सिखाया था। वैसे हैप्पी बर्थडे। मिंग फाई शॉक मोड ऑन। क्या उसे मेरा बर्थडे याद है? फिर जल्दी से स्माइल देकर कहता है, थैंक्स भाई। बर्थडे की बात छेड़ के जिहांग पूछता है, नॉर्मली तुम अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो? मिंग फाई थोड़ा सैड होकर बोलता है, मेरी आंटी अलाउ ही नहीं करती, उन्हें याद भी नहीं होता। फिर जिहांग कैजुअली कहता है, मेरे बर्थडे तो सिंपल होते हैं, केक, पार्टी, गिफ्ट्स। वैसे तुम्हें इटालियन फूड पसंद है क्या? मिंग फाई मुस्कुराता है, मुझे इटालियन पसंद नहीं, लेकिन हाँ मुझे मीट खाना पसंद है। जिहांग फोन उठाता है और कैलमली बोलता है, हेलो अस्पासिया रेस्टोरेंट, टुनाइट 2 लोगों के लिए रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन सामने से एक लड़की की आवाज आती है, सॉरी सर, आज रात पूरा रेस्टोरेंट ऑलरेडी बुक है। जिहांग एक सेकंड के लिए चुप, फिर थोड़ी ठंडी सी वॉइस में, एक और टेबल अरेंज नहीं कर सकती? रियली सॉरी सर, नहीं हो पाएगा। मिंग फाई तुरंत बोलता है, चलो भाई कोई और रेस्टोरेंट चलते हैं। पर जिहांग एकदम फर्म, नो, स्केड्यूल ऑलरेडी सेट है, चेंज नहीं होगा। फिर वो अपना सीक्रेट कार्ड खेलता है, फिंगर को कॉल लगाता है, हेलो भाई एक काम करना है। फोन के दूसरे साइड फिंगर खिलखिलाता है, क्या करूँ तेरे लिए? जिहांग मैं एक अर्जेंट पोस्ट डालने वाला हूँ, उसे टॉप पे पिन करना। और बस का नेक्स्ट सेकंड कैसल कॉलेज नेटवर्क पे एक धमाका। जिहांग का पोस्ट फ्लैश होता है, मुझे टुडे शाम के 6:30 बजे के लिए अस्पासिया रेस्टोरेंट पे रिजर्वेशन चाहिए, जो भी मदद करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। पूरा कैंपस हिल जाता है, हर तरफ बस एक ही बात, ये कौन है जो इतना पावरफुल फेवर ऑफर कर रहा है? सीन कट 1। मास्टर जी नाम का बंदा अपने क्लासमेट से सुनता है, लगता है स्टूडेंट यूनियन का मेंबर है। फिंगर उसका वफादार है। मास्टर जी कहते हैं, अगर लू मिंग फाई स्टूडेंट यूनियन का है तो वो मेरा आदमी है, अगर मदद चाहिए तो डायरेक्ट मेरे पास आएगा। और अपने आदमी को बोलता है, मिंट क्लब को कॉल करो, मुझे बेस्ट शेफ, बेस्ट वेटर, सबसे परफेक्ट सेटअप चाहिए, नाम लिख लो लू मिंग फाई, रिजर्वेशन 6:30 शार्प। कुछ ही देर में मिंग फाई के फोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, रिजर्वेशन कंफर्म्ड। मिंग फाई मन में मुस्कुराता है, मैं लकी हूँ, लायन हर्ट सोसाइटी और स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट दोनों मेरे साथ। दुनिया अजीब है, कुछ लोग मुझे बकवास समझते हैं, कुछ मुझे खजाना। तभी उसने जिहांग से पूछा, भाई अब कहाँ जा रहे हैं? जिहांग कैलमली बोलता है, साउथ ट्रेन स्टेशन के रूइंस, इन्फॉर्मेशन लीक हुई है और हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। मिंग फाई थोड़ा टेंशन में, कितना टाइम लगेगा? देर से नहीं पहुंचना चाहिए, और भाई मुझे अपनी टॉयलेट सीट भी बदलनी है। जिहांग हंस देता है, बताओ क्या चाहिए, मैं प्रोफेशनल से करवा दूंगा। और दोनों सीधे रूइंस के अंदर। सीन शिफ्ट होता है, साउथ स्टेशन का खौफनाक मंजर, जमीन टूटी, पूरी जगह डिस्ट्रक्शन। मिंग फाई स्टन्ड, ये अर्थक्वेक कितना बड़ा था और मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। जिहांग एक्सप्लेन करता है, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, छोटा क्वेक था इसलिए मेजर डैमेज नहीं हुआ। फिर कैमरा कट करता है एक कॉन्फ्रेंस रूम में। एक जैसे विलन ने एक आदमी को पैसे से भरा बैग थमा दिया और उस आदमी ने एक्सचेंज में एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाला। जोकर अपनी खौफनाक स्माइल के साथ बोलता है, न्यू बेल्यूगिन प्रोग्राम फाइनली काम आ गया, राघन की बोन्स कॉलेज के बेसमेंट में छुपी है, क्या अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड है। वो बंदा खौफ के साथ बोलता है, सर ये फाइल मैंने जान रिस्क करके लाया हूँ। जोकर उसका चेहरा देखकर एकदम स्कैरी टोन में, चुप रहो, तुम स्किल हो, पर याद रखना शाम 7 बजे एक कोरियर आएगा, फाइल उसे देना, वरना कॉन्सिक्वेंस तुम जानते हो। ये सुनकर उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन जोकर मस्त टोन में बोलता है, रिलैक्स, अभी 7 बजे में 3 घंटे बचे हैं, इतने में मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ। और फिर एक ठंडी सी हंसी के साथ हवा में गायब हो जाता है। सीन कट होता है साउथ ट्रेन स्टेशन, टूटी हुई दीवारें, दरारों से भरी जमीन, जैसे आसमान ही गिर पड़ा हो। मिंग फाई शॉक में बोलता है, भाई ये तो एकदम तबाही का मंजर है, भूकंप इतना ब्रूटल। जिहांग ग्राउंड ऑब्जर्व करता है और शांत होकर बोलता है, नहीं, नॉर्मल भूकंप होता तो पैटर्न कुछ और होता, ये कुछ अलग है। स्टेशन नया था, लोग भी कम थे, लेकिन डिस्ट्रक्शन का स्केल समझ नहीं आ रहा। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां खून के ताजा दाग लगे होते हैं। जिहांग ग्राउंड टच करके धीरे से बोलता है, रेमंड शायद यही खड़ा था। मिंग फाई थोड़ा सरकास्टिक बोलता है, बस कुछ ग्लास के टुकड़े देख के तुम इतना गैस कर रहे हो। जिहांग सिर हिलाकर कहता है, मैं नहीं देख रहा, मैं उससे कॉल कर रहा हूँ जो ये सब इमेजिन कर सकती है। और वो वीडियो कॉल कनेक्ट करता है एक लड़की को। मिंग फाई तुरंत पहचान जाता है उन नोनो। जिहांग, क्या तुम मेरे आसपास का पूरा सीन क्लियरली देख पा रही हो? हाँ, नॉर्मन ने मुझे ऑलरेडी सब बता दिया है, मैं ट्राई करूंगी रेमंड के रास्ते को दोबारा इमेजिन करने
करने का। उस वक्त नोनो कैजुअली पूछ लेती है, वैसे तुम्हारे आसपास कौन है, तुम अकेले नहीं लग रहे। मिंगफाई एकदम सरप्राइज, क्योंकि उसकी वीडियो ऑन नहीं थी। फिर भी नोनो ने प्रेजेंस फील कर लिया। जिहांग इंट्रोड्यूस करता है, ये मिंगफाई है, मिशन का स्पेशलिस्ट, मैं सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ। पर नोनो तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाती है, उसे साइड हटने बोलो, वो मेरी जजमेंट डिस्टर्ब करेगा। जिहांग भी मिंगफाई को हटने के लिए कह देता है। मिंगफाई थोड़ा हर्ट हो जाता है और धीरे से बोलता है, वाह, जन्मदिन की विश तक नहीं दी, चलो बाय, और वो वहाँ से चला जाता है। अब नोनो का फोकस रेमंड पर है। वो बताती है, रेमंड अभी साउथ स्टेशन के अंदर आ चुका है, उसके पास एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, स्टेशन के डिपार्चर फ्लोर पे उसका रास्ता होगा, और याद रहो वो साइन बोर्ड के पास जरूर रुकेगा। स्क्रीन स्प्लिट होता है, एक तरफ जिहांग और नोनो की कॉल, दूसरी तरफ रेमंड स्टेशन में एंट्री कर रहा होता है। नोनो कहती है, नीचे देखो, फुटस्टेप्स दिख रहे हैं। नॉर्मल क्राउड के बीच एक पैटर्न है, एक फुटस्टेप्स अलग है, ये रेमंड के हैं, मतलब कोई उसका पीछा कर रहा है। रेमंड अचानक अपना सिर घुमाता है, जैसे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई हो, लेकिन वो शांत रहकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, सीधा टिकट गेट तक। पूरे 15 मिनट तक बिना शक के चलता रहता है। नोनो धीरे से बोलती है, ये उसकी आदत है, टाइम टू टाइम चेक करना। अभी तक उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। और जैसे ही रेमंड गेट पास करके आगे बढ़ता है, स्टेशन की बिल्डिंग ही हिलने लगती है। एक और भूकंप, लोग चीखने लगते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, सीलिंग से टुकड़े गिरते हैं। रेमंड पैनिक में बेंच के पास गिर जाता है, और उसी वक्त नोनो की आवाज गूंजती है, जिस तरह वो गिरा उसका एंड भी वही लिखा था। रेमंड के पास ऑप्शन था, और भूकंप के वक्त बेंच के नीचे छुपना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो तेजी से भागने लगता है और रास्ते में ही खत्म हो जाता है। कंक्लूजन क्लियर है, डॉक्यूमेंट कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। जिहांग शॉक में पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला, इतना जल्दी हुआ? नोनो शांत होकर एक्सप्लेन करती है, रेमंड के फ्रेश खून पर किसी ने कदम रखा था, फुटप्रिंट्स धुंधले थे, इसका मतलब अटैक के कुछ ही मिनट बाद हुआ। और देखो, ग्राउंड पे और भी निशान है, लेकिन उसके पास केवल एक फुटप्रिंट था। चोर वीक था, हाईली ट्रेन नहीं। एस्केप करने के लिए उसने राइट साइड के एग्जिट का इस्तेमाल किया होगा। कैमरा फ्लैशबैक, एक शैडोड पर्सन डॉक्यूमेंट लेकर भाग रहा है, पीछे जिहांग का विजन फॉलो करता है। नोनो कहती है, चोर एक हॉर्स पावर व्हीकल यूज कर रहा था, तेज गर्मी की वजह से टायर सॉफ्ट हो गए। पैनिक में उसने एक्सेलरेटर दबा दिया और टायर के क्लियर निशान छोड़ दिए। फिर उसकी आवाज थोड़ी डार्क हो जाती है, लेकिन एक और थ्योरी भी है, उस वक्त वहाँ तीसरा पर्सन भी था। जिहांग चौंक कर, तीसरा नोनो। रेमंड की मौत के बाद उसने चोर को डॉक्यूमेंट लेते हुए देखा। चोर के जूते खून से भीगे हुए थे, पैरों के निशान हर जगह, मतलब उसने किसी विटनेस को नोटिस किया होगा। मुझे फील हो रहा है कि कोई सब कुछ देख रहा था। सीन कट, जिहांग कॉल इन करके शुक्रिया कहता है। तभी मिंगफाई आता है, ब्रदर, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? जिहांग, ऑलमोस्ट सॉल्व, मुझे लगता है आज रात तक हम इसे सुलझा लेंगे, तो रिलैक्स कर, अभी के लिए ऑपरेशन मैं संभालता हूँ। मिंगफाई एग्री करता है, थोड़ा मुस्कुराता है, बिल्कुल, मुझे भरोसा है तुम पूरा कर लोगे। सीन शिफ्ट, नोनो, उसका फेस डिस्टर्ब लगता है। अचानक एक लड़की मजाक करते हुए उसे पानी में डुबोती है। नोनो स्ट्रगल करती है और फ्लैश विजन आता है। सीन, समुद्र के अंदर एक फ्लैग, एक मास्क पर्सन चिलिंगली पूछता है, बताओ उस दिन ड्रैगन किंग नॉर्टन के साथ तुम्हारे बीच क्या हुआ था? तुम वहाँ बुरी तरह घायल थी, फिर भी जिंदा कैसे बची? नोनो टॉर्चर झेलती है, पर कहने से मना कर देती है। बंदा और जोर से पानी में दबाता है, पर उस मोमेंट में नोनो इमेजिन करती है, जीरो मेरी तरफ आ रहा है। उसके होंठ से बस एक लफ्ज निकलता है, मत मारो, और फिर वो होश में लौट आती है, पानी से बाहर खींच ली जाती है। लड़की गिल्टी फील करती है, सॉरी नोनो, मजाक कर रही थी। नोनो हाफते हुए बस इतना बोलती है, मैं ठीक नहीं हूँ, सो रही हूँ। लड़की याद दिलाती है, वैसे आज लूमी का बर्थडे है, तुमने विश किया? नोनो चुपचाप निकल जाती है। हॉल में उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई थी, जैसे वो एक अलग इंसान बन गई हो।